नमस्कार मित्रों। कुछ दिनों से गले में दर्द होने के कारण वीडियो नहीं बना पा रहा था। आज दोबारा आपके समक्ष आया हूँ। तो आज का जो वीडियो है वो हिंदी व्याकरण से है और हिंदी व्याकरण के समास से है। तो आइए जान लेते हैं कि समास किसे कहते हैं। समास दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने पद को कहते हैं। अर्थात पद और शब्द, जब तक शब्द स्वतंत्र होता है, कहीं उसका प्रयोग नहीं होता, तब तक वह शब्द कहलाता है। और जब किसी शब्द का प्रयोग हम किसी स्थान पर करते हैं तो वह पद कहलाता है। तो शब्द और पद में यही अंतर है, क्योंकि कुछ लोगों के मन में यह सवाल आ रहा होगा कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो शब्द बनते हैं उनको समास कहते हैं। तो शब्द और पद में क्या अंतर है, इसलिए मैंने इन दोनों के बारे में बता दिया कि समास दो या दो से अधिक पदों के मेल से जो नया पद बनता है उसे समास कहते हैं। समास का अर्थ ही है संक्षिप्तीकरण, यानी बहुत बड़ी चीज को छोटे रूप में प्रस्तुत करना, अर्थात गागर में सागर भरना है। अगर समास की विशेषताओं की बात करें तो इसमें कई पदों का मेल होता है, कई पद मिलकर एक नए पद को बनाते हैं, कई बरों के बीच विभक्ति का चिन्ह लोप हो जाता है, कई पदों के बीच विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। पदों में कभी पहला पद, कभी अंतिम, तो कभी दोनों पद प्रधान होते हैं। इसमें प्रधानता दी जाती है एक दूसरे को कि कौन सा पद प्रधान है, उसके अनुरूप अर्थ निकाला जाता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि दोनों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होते और एक कोई तीसरा अर्थ सामने प्रकट होता है। अगर समास के भेद की बात करें तो समास के मुख्यतः छह भेद हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। अव्ययी भाव समास, इस समास का पहला पद अव्यय तथा प्रधान होता है। तो अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो जिस समास का पहला पद प्रधान होता है तथा अव्यय होता है उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे इसकी विशेषता क्या है, इसमें प्रथम पद प्रधान होता है, प्रथम पद क्रिया विशेषण अव्यय होता है और एक ही शब्द की द्विरुक्ति भी इसमें देखने को मिलती है। उदाहरण के तौर पर देख लें, जैसे यथाशक्ति, शक्ति के अनुरूप, यानी यथा पे ही हम जोड़ दे रहे हैं, प्रतिदिन, हर दिन, आजन्म, जन्म से, और फिर जहाँ फिर शब्द की द्विरुक्ति है, इसलिए यह भी अव्यय भाव समास होगा। आगे बात करते हैं तत्पुरुष समास की। तो इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है और इनके बीच कारक चिन्हों का लोप होता है। तत्पुरुष समास के 8 भेद होते हैं। तो यह ध्यान रखिए कि जितने हमारे कारक हैं उतने ही तत्पुरुष समास के भेद हैं, यानी जिस कारक चिन्ह का लोप होगा हमें उसे वही तत्पुरुष समास मान लेंगे। इसकी विशेषता है कि इसका द्वितीय पद प्रधान होता है, इसमें कारक चिन्हों का लोप होता है, जिस कारक चिन्ह की विभक्ति का लोप होता है उसी से तत्पुरुष समास की पहचान होती है। जैसे नेत्रहीन, नेत्र से हीन, यह से अलगाव का बोध कराता है, इसलिए आपादान तत्पुरुष। अन्न का दान, अन्नदान, का, यह संबंध, का के की रा रे री संबंध कारक है, अर्थात यह संबंध तत्पुरुष समास होगा। और राजा का पुत्र, राजपुत्र, इसमें भी का है तो यह भी संबंध तत्पुरुष होगा। अगले समास की बात करें तो यह है कर्मधारय समास। इसमें दूसरा पद प्रधान होता है, पहला पद विशेषण विशेष से, अर्थात उपमान उपमेय, इससे संबंधित होता है। और दूसरे शब्द में समास के दोनों पद में विशेषण विशेष और उपमान उपमेय होते हैं, तो ऐसे समास को हम कर्मधारय समास कहते हैं। तो इसमें इसकी विशेषता है कि दूसरा पद प्रधान होता है, दोनों में विशेषण विशेष से उपमान उपमेय का संबंध होता है। जैसे नव युवक, नया है जो युवक,
यानी नया यहाँ विशेषता बताई जा रही है और युवक विशेष्य है। महात्मा, महान है जो आत्मा। परमेश्वर, परम है जो ईश्वर। यहाँ एक की विशेषता दूसरे पद द्वारा बताई जाती है, यानी विशेषण विशेष्य या उपमान उपमेय। इसमें चंद्रमुखी भी आता है, यानी चंद्र के समान मुख, यानी चंद्र से तुलना की जा रही है, यानी तुलना का भी बोध इस समास में देखने को मिलता है। इसके बाद जो समास है वह है द्विगु समास। द्विगु समास में जो पहला पद होता है वह संख्यावाचक होता है और प्रधान इसका पहला पद ही होता है। इसे द्विगु समास कहते हैं। इसकी जो विशेषता है इस समास की वह है संख्यावाचक होना। इसका पहला पद हमेशा ही संख्यावाचक होता है और इसमें समूह या समाहार का बोध होता है। जैसे चौराहा, 4 रास्तों का समाहार। पंचवटी, 5 वटों का समूह। दोपहर, 2 पहरों का समाहार। यानी यहाँ समाहार या समूह होने का बोध हो और इसमें संख्यावाचक हो तो इसे हम द्विगु समास कहते हैं। इसके बाद जो समास है वह है द्वंद्व समास। द्वंद्व का तात्पर्य है कि हम दो चीज़ों में किसे प्रमुखता दे ये समझ नहीं आता, अर्थात दोनों ही हमारे लिए प्रमुख होते हैं, इसलिए इस समास के दोनों ही पद प्रधान होते हैं। और जिस समास में दोनों पद प्रधान हो उसे हम कहते हैं द्वंद्व समास। इसमें विग्रह करने पर तथा, एवं और आदि शब्द आते हैं। इसकी विशेषता है कि दोनों पद प्रधान होते हैं और इसमें डैश चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे हाथ पांव, हाथ और पांव। भाई बहन, भाई और बहन। नर नारी, नर और नारी। आप ध्यान दें, अक्सर इस चिन्ह के आधार पे लोग अव्ययी भाव में चले जाते हैं, लेकिन अव्ययी भाव में एक ही शब्द की द्विरुक्ति होती है, लेकिन द्वंद्व समास में दोनों पद अलग अलग होते हैं, यहाँ द्विरुक्ति नहीं होती। तो ये इन दोनों के बीच का अंतर है। इसके बाद जो समास है वह है बहुब्रीहि समास। जिस समास में समस्त पद में से कोई पद प्रधान नहीं होता, न पहला पद प्रधान होगा न दूसरा पद प्रधान होगा, दोनों में से कोई नहीं, बल्कि एक तीसरा अर्थ देगा, इसे ही हम कहते हैं बहुब्रीहि समास। यानी दोनों पद प्रधान नहीं होंगे और तीसरे शब्द की ओर संकेत करेगा। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। वीणा पानी, वीणा है पानी में जिसकी, अर्थात सरस्वती। यानी न वीणा पे प्रधानता दी जा रही है न पानी पे प्रधानता दी जा रही है। उसी प्रकार न लंबा पे प्रधानता है न उदर पे, यानी एक तीसरा अर्थ हमारे सामने प्रस्तुत होता है। इसे ही हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। अब अक्सर लोग इस बात को समझ नहीं पाते या याद नहीं रख पाते कि किसको हम प्रधानता दें। तो आप ध्यान दें कि जो हमारा पहला समास है उसमें पहले पद की प्रधानता होती है। हमारे दूसरे समास में दूसरे पद की प्रधानता होगी, यानी पहला अव्ययी भाव पहला पद, दूसरा तत्पुरुष दूसरा पद, तीसरे में तीसरा पद तो हो नहीं सकता तो दूसरे पद की ही प्रधानता है, चौथे में फिर पहले पद की प्रधानता है, पांचवें में दोनों पद की प्रधानता है और छठे में कोई भी पद प्रधान नहीं है। तो ये रहा याद करने का तरीका। साथ ही हमने समझ लिया कि समास और उनके भेद कैसे हैं, उनका विग्रह कैसे किया जा सकता है और कैसे जानेंगे कौन सा शब्द या पदों का मेल कौन सा समास है। उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्द दोबारा एक नया वीडियो प्रस्तुत करूँगा आपके समक्ष। तब तक